हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्रिया शारीर पेपर 2 का स्टार्टिंग जो कि है धातु का निर्माण, उसका पोषण क्रम एंड इससे हम जो होते हैं पूरी सीरीज से धातु के वीडियोस अपलोड करेंगे जो आपको एक प्लेलिस्ट धातु के रूप में बना के जो होता है हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो उसको बाद में भी देख सकते हैं। सो जैसे कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो हमने पेपर 1 दोष एंड इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट और आहार पाक को ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस जाके देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो आज का जो वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो धातु का निर्माण और उसके पोषण क्रम के बारे में। ठीक, पहले धातु को पढ़ने के लिए पहले हम बता देंगे धातु क्या होती है। धारणा धातु जो शरीर को धारण करती है उसी को धातु कहते हैं। हमारे शरीर में धातु कितने प्रकार की होती है? 7 धातुएं होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये क्रम से धातु है। ओके, सो धातु का शरीर में कैसे पोषण होता है, कैसे निर्माण होता है, पहले इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए देखते हैं कि धातु का निर्माण कैसे होता है शरीर में, उसका पोषण का क्रम क्या है। तो हमने देख लिया है कि शरीर में जो कुछ भी ग्रहण करते हैं अन्न, उसका जो अन्न होता है वो शरीर में जाके 2 भागों में विभाजित होता है। एक उपयोगी अंश होता है और एक अनुपयोगी अंश होता है। उपयोगी अंश जो होता है वो आगे जाके शरीर में जो होता है धातु बनाता है, और जो अनुपयोगी अंश रहता है जो होता है पुरीश और मूत्र, वो शरीर से जो होता है निष्कासित हो जाता है। उपयोगी अंश जो रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, अन्न रस कहते हैं। अन्न रस का ही जो होता है विकास और पोषण होने के बाद आगे जो होता है धातुओं में वो परिवर्तित होता है। तो धातु जो होता है बनने के जो होता है 3 मान्यता बताई गई हैं: क्षीर दधी न्याय, केदारी कुल्य न्याय और खले कपोत न्याय। कुछ एग्जाम्पल से बताया गया है कि इसी प्रकार जो होता है हमारे शरीर में भी धातुएं बनती हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्षीर दधी न्याय। हम सभी जानते हैं क्षीर दधी न्याय। क्षीर दधी न्याय से आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें जो होता है दूध, क्षीर मतलब होता है मिल्क, उसको कर्ड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे मिल्क का कर्ड से कन्वर्जन को रिलेट करके बताया गया है कि धातु भी कैसे बनती है और किस क्रम में बनती है। तो पहली बात तो ये है, यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार जो होता है कोई भी दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार हम जो भी कुछ अन्न का सेवन करते हैं उसका जो सार भाग रहता है, उपयोगी अंश जिसे हम कहते हैं, वो अन्न होता है वो रस धातु में कन्वर्ट होता है। रस धातु जो होता है रक्त में, रक्त जो होता है मांस में, मांस जो होता है मेद में, मेद जो होता है वो अस्थि में, अस्थि जो होता है मज्जा में, मज्जा शुक्र में संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। तो क्षीर दधी न्याय में कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार शरीर में हम आहार जो भी लेते हैं वो कैसे हमारे शरीर में जो होता है उपयोगी अंश बन के धातुओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से बताया गया है कि कभी भी अगर हमको क्रम से देखा जाए, अगर आगे की धातु बनने के लिए अगर हम चाहते हैं आगे की धातु हमारी अच्छी हो, तो हमारी जो पहली पूर्व धातु है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आगे की धातुएं भी अच्छी होंगी। तो यहाँ बताया गया कि पूर्व की धातु से जो होता है उत्तर धातु का निर्माण का क्रम जो होता है चलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम अन्न जो होता है अच्छी क्वांटिटी अच्छी क्वालिटी सब अच्छी तरीके से हम अन्न का सेवन करेंगे, जो भी हमारे आहार में बताया गया है कि किस प्रकार का आहार सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, अगर उसके हिसाब से हम अच्छा आहार सेवन करते हैं तो हमारे शरीर की सारी धातुएं भी अच्छी बनती हैं। अगर हमारा आहार लेने का जो होता है तरीका या फिर मात्रा कह सकते हैं आप, वो ही सही नहीं होगा कि तो आगे की धातुएं भी अच्छी नहीं बनेंगी। तो उत्तर की धातु जो होती है किस पर निर्भर रहती है? पूर्व की धातु। अगर पूर्व की धातु से जो होती है उत्तर धातु का निर्माण क्रम चलता रहता है। तो पूर्व धातु जो होता है रस, उत्तर धातु जो होता है रक्त। तो रस से जो होता है रक्त का निर्माण होता है, रक्त से जो होता है मांस का निर्माण होता है, मांस से जो होता है मेद का निर्माण होता है। इसी प्रकार का क्रम पूरा चलते रहता है। तो इसे बताया है कि क्रम परिणाम पक्ष कहते हैं। ठीक, यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार से पूर्व धातु से उत्तर धातु बनता है उसी को हम क्रम परिणाम पक्ष भी कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि पाचन हो जाने के बाद जो होता है प्रत्येक धातु का जो होता है 2 भागों में परिणाम होता है। ठीक, तो 2 भागों में क्या परिणाम होता है? प्रसाद भाग और मल भाग। प्रसाद भाग जो होता है जो शरीर में उपयोग होता है, मल भाग जो होता है शरीर से निकल जाता है। तो प्रत्येक धातु का जो होता है मल बनता है। प्रत्येक धातु का 2 भाग होता है, प्रसाद जो होता है उपधातु और जो
मल भाग होता है वो जो होता है उसका हर धातु का अलग अलग मल होता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कौन से धातु के कौन से मल है, कौन से धातु को कौन सा उपधातु है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे पीजी लेवल के लिए भी, और हमारे जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी एग्जाम देते हैं हम, उन सब में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए इसको याद रखना चाहिए। जो हमारी प्रसाद भाग होती है वो स्थूल और सूक्ष्म दो भागों में विभाजित होती है। जो स्थूल प्रसाद अंश होता है उसको हम धातु कहते हैं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। जो थोड़ी क्वांटिटी में सूक्ष्म प्रसाद अंश होता है उसको हम उपधातु कहते हैं। उपधातु का जो निर्माण और पोषण करती है वो सूक्ष्म वाली होती है। ओके, यहाँ पे एक श्लोक है जो चरक चिकित्सा स्थान का है। रसाद्र रक्तम ततो मांसान मांसान मेद ततो अस्ति च अस्थ्यनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रजायते। बताया गया है कि जो भी रस धातुओं से रक्त, रक्त से मांस, जैसे हम प्रीवियसली बता चुके हैं, क्रम से जो होते सभी धातुओं की उत्पत्ति शुक्र धातु तक चलती है। तो यहाँ पे हम उपधातु क्या कहते हैं, लाइक हमको बताया गया धातु जो होती है वो शरीर को धारण और पोषण दोनों करती है। ओके, लेकिन जो उपधातु होती है वो शरीर को जो होता है धारण तो करती है परंतु वो पोषण नहीं करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है धातु और उपधातु में। तो यहाँ बताया गया रस धातु के जो उपधातु होते हैं वो स्त्रियों में स्तन्य होता है और आर्तव होता है। रक्त धातु के जो उपधातु है वो कंडराएं हैं और सिराएं हैं। सिरा और कंडरा जो होता है वो रक्त धातु का उपधातु है। मांस धातु का उपधातु क्या है, वसा है और षड त्वचा है। षड त्वचा क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम मांस धातु पढ़ेंगे। अभी हम बता दे रहे हैं कि मांस धातु का जो होता है उपधातु क्या है, वसा है और षड त्वचा है। मेद धातु का उपधातु क्या है, स्नायु। ठीक, तो ये जो होता है उपधातु के बारे में बताया गया है। आगे हम बताएंगे कौन से धातु का मल कौन सा होता है। ओके, तो मल के बारे में बताया गया है कि अन्न का जो किट होता है वो पुरीश है और मूत्र होता है। हम कोई भी अन्न अगर खाते हैं तो मूत्र पुरीश दो भागों में, दो तरीके से निकलता है। रस धातु का किट होता है कफ, रक्त धातु का किट होता है पित्त, मांस धातु का किट होता है खमल। खमल क्या है, कान और नाक जो शरीर में आदि छिद्र होती हैं उनसे जो मल निकलता है उसको हम खमल कहते हैं। तो मांस धातु का किट क्या है, खमल। मेद धातु का किट है स्वेद, अस्थि धातु का किट है केश और लोम, मज्जा धातु का किट है त्वचा के स्नेहांश तथा नेत्र और पुरीश का स्नेहांश। ठीक, तो मज्जा का क्या है कि जो नेत्र से और त्वचा से जो भी स्नेह का अंश निकलता है वो मज्जा धातु का किट बताया गया है। तो चीरदादी न्याय को बताया गया है कि जब हम कोई भी आहार का सेवन करते हैं तो उसका जो होता है पाचन अग्नि के द्वारा पाचन होने के बाद वो दो भागों में विभाजित होता है, प्रसाद भाग और किट्ट भाग। तो आहार का प्रसाद भाग क्या है, अन्न रस। हर धातु की जो होती है अलग अलग अग्नियां होती हैं जो पूर्व की धातु पर कार्य करने के बाद जो होता है उत्तर धातु का निर्माण करती हैं। तो अन्न रस पे कौन से अग्नि कार्य करेगी, रस अग्नि। रसाग्नि का जब कार्य होता है तो दो भाग विभाजित होता है, सूक्ष्म और स्थूल। जैसे मैंने बताया स्थूल क्या होता है वो धातु का निर्माण, और सूक्ष्म क्या होता है वो उपधातु का निर्माण। ठीक, तो स्थूल भाग में जो होता है रस धातु की उत्पत्ति होती है। फिर रस धातु पे रक्त अग्नि की कार्य करने के बाद जो होता है वो प्रसाद और किट्ट भाग में परिवर्तित होता है। फिर उसी प्रकार जो होता है मांसा अग्नि पर जो होता है रक्त का कार्य करने के बाद मांस धातु का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो होता है क्रम से शुक्र धातु तक जो होता है उत्पत्ति चलती रहती है। अब आगे हम देखेंगे केदारी कुल्ली न्याय। यहाँ पे जो बताया गया केदारी कुल्ली न्याय मतलब कि कोई भी एक बगीचा है, अगर उसको सींचना है तो हम लोग कई सारी ऐसे नालियां बनाते हैं और एक जगह पानी जाता है, वो पानी जो होता है आगे जाके और सब ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होके पूरे बगीचे को पानी देकर सींचता है। उसी प्रकार बताया गया है अन्न रस, एक ही अन्न रस होता है, वो हर जगह के आशय में जाकर उसी धातु का निर्माण करती है। ओके, तो ये बताया गया है कि क्या जिस प्रकार एक बगीचे को सींचने के लिए कई सारी कुल्लियां मतलब नालियां बनाई जाती हैं और वो नाली जिस कुल्ले के निकट होती है वहां पे पहले पहुंच के उसको पानी देती है और सींचती है, उसी प्रकार बताया गया अन्न रस जो होता है वो रस धातु का निर्माण करती है। अन्न रस ही जो होता है रक्ताशय में फिर जाके रक्त धातु का निर्माण करती है। फिर अन्न रस जो होता है वो
मांसाशय में जाके मांस धातु का निर्माण करती है। फिर अन्न रस मेदा के आशय में जाके मेद का, मतलब ये बताने कहने का मतलब है जैसे कोई बड़ा बगीचा होता है, उसको पूरा सींचने के लिए हम कई सारी अलग अलग नालियाँ बनाते हैं। पानी एक ही जगह रहता है बट वो आगे जाके कई नालियों से निकलने के बाद पूरे बगीचे को सींचता है। उसी प्रकार अन्न रस एक ही है जो सारे धातुओं का निर्माण करती है, उसके आशय में जाके, सबके अपने अपने आशय में जाकर उसको जो होता है वो उत्पत्ति करती है, निर्माण करती है। तो इसी प्रकार बताया गया कि अन्न रस जो होता है रक्त आशय में जाके रक्त का निर्माण करती है, रस आशय में जाके रस का, मांस के आशय में जाके मांस धातु का, मेद के आशय में जाके मेद का। इसी प्रकार क्रम से शुक्र आशय में पहुंचकर शुक्र के धातु का निर्माण करती है। तो ये सारा भाग बताया गया है कि जैसे अन्य रस होते हैं सभी के अपने अपने धातुओं के आशयों में पहुँच कर जो होता है उनके अग्नियों से पाक होने के बाद जो होता है उसको धातु के रूप में परिवर्तित करती है। तो ये था केदारी कुल्य न्याय। अब हम पढ़ेंगे खले कपोत न्याय। तो खले कपोत न्याय में जो होता है उदाहरण देते हुए बताया गया है कि जो खलिहान, खले मतलब खलिहान, कपोत मतलब जो कौवे होते हैं, तो खलिहान जो होता है लाइक जहाँ पे कौवे जो होते हैं दाना चुगने आते हैं। तो जिस प्रकार खलिहान में दाना चुगने के पश्चात कपोत अपने घर को वापस लौटते हैं और जो कपोत का घर जितनी अधिक दूरी पे होगा वहां पहुंचने में उनका उतना अधिक समय लगेगा। हर कौवे जो होता है हर कपोत जो होता है अपना अपना दाना चुगने के लिए आते हैं। फिर जिसका घर जितनी दूरी पे होता है उतना सबका मार्ग पृथक रहता है, जितनी दूरी पे रहता है उतना ज़्यादा अधिक समय लगता है। तो इसी प्रकार बताया गया कि अन्न रस जो होता है वो खलिहान है, ओके, और सारे धातुएं जो होते हैं वो कपोत है। तो जब खलिहान जितना अधिक दूरी पे कोई भी धातु का स्रोत जितना अधिक लंबा रहेगा उसको खलिहान तक पहुंचने में उतनी अधिक समय लगेगी और फिर उसको पाचन होने के बाद धातु उतना अधिक देर पे बनेगा। तो ये बताया गया है कि प्रत्येक धातु का जो होता है अपना अपना स्रोत होता है, जो जितना ज़्यादा लंबा रहेगा पोषण सामग्री पहुँचने में उतनी अधिक समय लगेगी। तो ये बताया गया प्रत्येक धातु के स्रोत का मार्ग भी अलग अलग होता है और उतना अधिक समय लगता है। तो यही बताने का था खले कपोत न्याय में। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये तीनों न्याय जो होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक लॉन्ग ब्रीफ क्वेश्चन बनता है जो 15 या फिर 20 मार्क्स का रहता है, डिपेंड करता है अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न पे। बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क 3 स्टार। और तीनों न्याय आपके आगे फ्यूचर में भी बहुत काम आएंगी। आगे जो होता है इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी पेपर, ऑरल्स, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।